हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। आरबीआई ने मैंडेट करा है वॉलेट्स को, कार्ड्स को इंटरऑपरेबिलिटी के लिए। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है, ये टर्म क्या है, इसको समझेंगे और ये जानेंगे कि इसे कब से लागू किया जाएगा, और ये भी समझेंगे कि इसके आने से क्या फ़ायदा होगा। अगर वॉलेट्स को या कार्ड्स को या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को इंटरऑपरेबिलिटी में लाया जा रहा है तो इससे हमें क्या फ़ायदा है, और जो इशूअर हैं, जो प्रीपेड कार्ड इशूअर्स हैं, उन्हें क्या फ़ायदा है, और किस कैटेगरीज़ को जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है इससे। ये सारी चीज़ें समझेंगे और समझेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हम लोगों के एग्ज़ाम्स में, स्केल 2 एग्ज़ाम्स में या बैंक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा। चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ आपको सौरभ पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कुछ और बातें आपको मैं बता दूं, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो knowledges.in पर जाएं और आरआरबी जीबीओ स्केल 2 स्केल 3 कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और कुछ फ्री वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ हमारा एक ग्रुप है आरआरबी जीबीओ 21, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके लेटेस्ट अपडेट्स पाते रह सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, पहले तो हम जरा बात कर लें इंटरऑपरेबिलिटी की क्या होती है। देखिए, अभी एक आरबीआई का सर्कुलर आया। इस नोटिफिकेशन में हम कह सकते हैं कि 3 मुख्य बातें कही गई। ठीक है, देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स विच विल बी डिस्कस्ड इन दिस नोटिफिकेशन। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज mandating interoperability. RBI mandates interoperability. Okay. Another point is increasing the limit of rupees 2 lakh for full KYC. And the third one is permitting cash withdrawal from full KYC PPI of non-bank PPI issuers. We will discuss this later one by one. तो हम पहले बात कर लेते हैं कि इंटरऑपरेबिलिटी को मैंडेट किया है इन्होंने। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरऑपरेबिलिटी क्या है। ठीक है, देखिए, जब आप एक पीपीआई से, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से दूसरे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में ट्रांजैक्ट कर पाए, दैट वाज कॉल्ड इंटरऑपरेबिलिटी। थोड़ा सा हम और पहले लेके चलते हैं आपको। अगर आप मेरी फर्स्ट स्लाइड पर चलें तो आपको एक इमेज मिलेगी। इस इमेज का इंडिकेशन है ये, यानी कि अगर आप पेटीएम से फ़ोनपे पे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको, अगर आप पेटीएम से फ़ोनपे में ट्रांसफ़र कर पाते हैं या फ़ोनपे से पेटीएम में इनके वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर पाते हैं तो इसका मतलब इसे इंटरऑपरेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, ये अभी तो ये गूगल पे हो गया है, जब ये तेज था तब की इमेज है। अगर आप फ़ोन पे के वॉलेट से गूगल पे के वॉलेट में डाल पाते हैं या गूगल प्ले के वॉलेट से फ़ोन पे के वॉलेट में डाल पाते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, इसे ही हम इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं कि आप एक प्रीपेड कार्ड से या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से दूसरे प्रीपेड कार्ड या इंस्ट्रूमेंट में अगर डाल पाते हैं तो उसे हम इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। तो ये समझेंगे, अभी आगे हम जब पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो हम ये समझेंगे कि कब से इसे मैंडेटरी किया जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये था पहला पॉइंट हमारा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अब इंटरऑपरेबिलिटी के लिए मैंडेटरी किया गया है। नाउ हियर इज, आगे देखेंगे हम उसके बाद, इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ 2 lakhs। ठीक है, जो लिमिट है वो 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है फॉर फुल केवाईसी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितने भी नियम आए हैं, all rules are for full KYC PPI holders. ठीक है, those holders that have full KYC can avail these services. Okay, and third one is permitting cash withdrawal from KYC PPI of non-bank PPI issuers. Okay, non-bank PPI issuers can permit cash withdrawals, okay, from ATM. That is, those customers which hold PPI
having non-bank PPI, they can withdraw cash with ATMs. We will discuss it later. चलिए, तो पहला पॉइंट आते हैं. इट शैल बी, पहले हम थोड़ा आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं. पहली चीज़ तो हमने आपको बताया कि एक PPI से, प्रीपेड पेमेंट एक PPI से दूसरे PPI इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र की जाएगी, दैट वाज कॉल्ड इंटरऑपरेबिलिटी. ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जो इसमें जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसमें गिफ्ट कार्ड भी शामिल किया गया है. ठीक है, आप अगर ये गिफ्ट कार्ड ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये भी इंटरऑपरेबिलिटी के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि उनकी फुल KYC PPI होनी चाहिए. ठीक है, तो यानी कि हमने क्या देखा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और गिफ्ट कार्ड तो जाता ही जाता है, लेकिन इसमें एक एग्जामिशन है. क्या एग्जामिशन है? देखिए, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंटरऑपरेबिलिटी, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंटरऑपरेबिलिटी. ये जो PPI MTS है, यानी कि मास ट्रांजिट सिस्टम है, ऐसे PPIs जो मास ट्रांजिट सिस्टम को रखते हैं, ये एग्जेम्प्टेड कर दिए गए हैं इंटरऑपरेबिलिटी से. हम ये समझते हैं कि ये PPI MTS होता क्या है. देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि PPI MTS का फुल फॉर्म बता दीजिए. ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको और बताएंगे अभी हम. लेकिन देखिए, ये जो है ना, गिफ्ट को तो हमने रख दिया, गिफ्ट PPIs जो थे उनको इंटरऑपरेबिलिटी के लिए हमने ऑफर कर दिया. लेकिन ये PPI MTS क्या है? PPI MTS जैसे आपके एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको तो समझ में आएगा. जैसे आपका मेट्रो कार्ड होता है, ठीक है ना, ये क्या है, इसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मास में होता है. डेट वाज कॉल्ड मास ट्रांजिट सिस्टम, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कार्ड्स जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, कई बसेस होती हैं. ठीक है, उनके भी कार्ड्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे जो कार्ड्स हैं जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स को हैं, ये कार्ड्स जो है वो क्या कहे गए, वो इसमें से एग्जेम्प्टेड रखे गए हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब थोड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेते हैं. आई होप ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि क्या चीज़ है ये. ठीक है, तो देखिए, ये लागू होगा मार्च 31 2020 से, इसको 2022 से इसको मैंडेटरी कर देंगे. यानी कि जितनी भी PPI इशूअर्स हैं उनको मार्च 31 2020 तक अपने सारे जो प्रोसेस हैं वो सारे कर लेने हैं और उनको एक्सेप्ट कर लेना है. ठीक है, दैट वाज द डेडलाइन. इसके बाद से शुरू हो जाना है. ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या सीखा? इस पॉइंट्स में हमने ये जाना कि जो PPI इशूअर्स हैं उनको इंटरऑपरेबिलिटी देनी होगी. किसके किसके लिए? जो फुल KYC PPIs हैं, ठीक है, उनके लिए. और याद रखिए, कार्ड नेटवर्क्स के लिए भी, और जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं UPI इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स होते हैं, उनके लिए भी जो PPIs हैं उनको इंटरऑपरेबिलिटी दे रहे हैं. यानी कि कार्ड PPI भी, ठीक है ना, और डिजिटल PPI भी, दोनों को जो है इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा दी जा रही है. गिफ्ट्स कार्ड ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा दी जा रही है. क्या एग्जेम्प्ट किया गया है? वो एग्जेम्प्ट किया गया है PPI MTS, जैसे कि आपको मैंने बताया मेट्रो. ठीक है, दूसरी चीज, इंटरऑपरेबिलिटी शैल बी मैंडेटरी ऑन द एक्सेप्टेंस साइड एज वेल. यानी कि एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से इंटरऑपरेबिलिटी होगी. ठीक है, जहां से पेमेंट चला है और जहां से एक्सेप्ट हो रहा है, दोनों साइड इंटरऑपरेबिलिटी ज़रूरी होगी. नाउ आपको बताया गिफ्ट PPI है, MTS आपको बता दिया. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज. हियर इज द नेक्स्ट पेज. मैक्सिमम अमाउंट outstanding in respect of full KYC PPI. Okay, here's the outstanding amount will be increased from 1 lakh to 2 lakh. That is clear. Nothing is important to explain here. Now, that is, the limit was increased from 1 lakh to 2 lakh. Okay, the question that will be comes from this, that how much outstanding amount will be increased from 1 lakh to 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, 2 lakh. So thus the answer is 2 lakh. Now, the feature of cash withdrawal shall be permitted in respect of full KYC. I already told you that all the rules are
or all the facilities are available for full KYC holders. Okay, these features of cash withdrawal will be for full KYC PPIs by non-bank PPI issuers. I think you will be clear for non-bank PPI issuers, those PPI issuers which are not connected with any bank, that is which don't have any kind of bank. Okay, these are non-bank PPI issuers. So non-bank PPI issuers having full KYC will be permitted for cash withdrawal. ठीक है, अब that the maximum limit is 2,000 per transactions and 10,000 per month per PPI. You can even withdraw from ATM. Okay, but the limit is when you are going to transact one transaction, you will be withdraw only 2,000 rupees and up to the limit of 10,000 per month. It is very clear, I think. Now we will discuss it in Hindi. Here is, अब देखिए इसमें कहा गया कि मैक्सिमम अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 1 लाख से 2 लाख बढ़ा दी गई है. ठीक है, इसमें क्या है कि आपसे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि क्या मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी रखी गई है अब बढ़ा करके. तो 1 लाख से कितना बढ़ाया गया है, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख. तो आपका जवाब होगा 2 लाख. इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है. एक चीज़ और देखिए, द फीचर्स ऑफ कैश विड्रॉल शैल बी परमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ जो कैश विड्रॉल का फीचर है, ठीक है, वो नॉन बैंक पीपीआई इशूअर्स को भी अलाउ किया गया है जिनकी फुल केवाईसी है. ठीक है, हाँ देखिएगा, जो नॉन बैंक पीपीआई इशूअर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ऐसे पीपीआई इशूअर, ऐसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर जो है वो जिनका कोई बैंक नहीं है. ठीक है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक ने अगर एयरटेल प्रीपेड कार्ड निकाला तो हम कहेंगे कि हाँ ये बैंक वाला है, ये नॉन बैंक नहीं हुआ. लेकिन अगर फ़ोन पे कोई निकालता है तो फ़ोन पे के पास कोई बैंक नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये नॉन पीपीआई इशूअर हुआ. ठीक है ना. द फॉलोइंग कंडीशंस, अब देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन है. पहली कंडीशन ये है कि जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो 2,000 रुपये होगा एक ट्रांजेक्शन का. आप एटीएम में गए, आपने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लगाया, तो आप कैश जो विड्रॉल कर सकते हैं वो मैक्सिमम 2,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं. और महीने में टोटल 10,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं विड्रॉल कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए. क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितना अभी जो पीपीआई इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि मार्च 31 2022 से लागू होगा उसमें 2,000 अलाउ किया गया है पर ट्रांजैक्शन. कितनी मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. तो आपको बताना होगा. यही ट्रांजैक्शन जो है, सेम कंडीशन जो है अभी कार्ड के लिए चल रहा है. ठीक है, डेबिट कार्ड से आप जब पीओएस में जाते हैं तो सेम कंडीशन यही अप्लाई होती है आपकी. ठीक है, ये भी याद रखिएगा. हो सकता है पूछ ले, डेबिट कार्ड से अगर पीओएस टर्मिनल से अगर आप निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हैं मंथ में या पर ट्रांजैक्शन. तो सारे नियम यही हैं. चलिए आगे देखते हैं. नाउ ऑल कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड यूजिंग अ कार्ड. ओके, कार्ड ऑथेंटिकेटेड बाय एएफए. एएफए हमने डिस्कस किया था, एएफए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एएफए का प्रोसेस क्या है. अगर आपको एएफए के बारे में जानना है कि ये प्रोसेस क्या है, इसका कैसे ऑथेंटिफिकेशन होता है, तो आप उसे हमारे पुराने वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं और पिन से भी इसका वेरिफिकेशन हो सकता है. ओके, ऑल कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शंस विल बी authenticated by EFA or PIN. Any PPI issuer offering this facility put in place proper customer redressal mechanism. That one is the important. First one is you have to go for AFA or PIN authentication, then your cash withdrawal will occur. Okay, and other point is customer redressal mechanism will be must for every PPI issuer. Okay, and also there is any complaint, it will be handled by ombudsman schemes. It will be comes under ombudsman scheme. Thus if customers get any complaint, that will be resolved through ombudsman. Okay, and the last one is these instructions are issued under section 18, most important for a scale 3 candidate. Okay, these instructions are issued under section 18 and with section 10(2) of the Payment and Settlement Act 2007.
ठीक है, इसको हम एक थोड़ा और आपको क्लियर कर दें, हम हिंदी में आपको समझाते हैं कि जो AFA है, AFA और पिन के थ्रू जब आप ऑथेंटिफिकेशन देंगे तभी आपके कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन होगा, पहला पॉइंट। अगर AFA का आपका फुल प्रोसेस समझना है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो कस्टमर रिड्रेसल मैकेनिज्म इनको अपनाना होगा, जो भी PPI इश्यूअर है उनको कस्टमर रिड्रेसल मैकेनिज्म अपनाना होगा, और अगर कस्टमर की कोई कंप्लेन आती है तो वो ओम्बुड्समैन के थ्रू देखी जाएगी, ठीक है। लास्ट वन इज कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत आता है, सेक्शन 10.2 के पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के थ्रू आता है, और इसमें अंडर सेक्शन 18 में आता है, इनके साथ आता है ये। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। स्केल 2 और स्केल 3 कैंडिडेट्स के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पॉइंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारी कंडीशंस जो अभी RBI ने लाया है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये सब किसके थ्रू अप्लाई होता है, किस सेक्शन के अंडर में आता है, तो यू हैव टू रीड ऑल दैट। चलिए, आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। कोई भी इशू हो, कुछ भी टॉपिक आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि मुझे पता चले और उस पर मैं आपको एक बेस्ट कंटेंट बना करके दूँ। चलिए, इसी के साथ गुड बाय।